सर बहुत कंफ्यूजन होता है किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकालने में। सर बहुत टाइम लगता है किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री या फिर शेप निकालकर उसको ड्रॉ करने में। और सर वो एमओटी के जो बड़े बड़े डायग्राम हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन लिखने में और बॉन्ड ऑर्डर निकालने में तो हमारा पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर ये सारी समस्याएं आपकी हैं तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रीनीट की इस 21 डेज की केमिस्ट्री की सीरीज में, जिसमें आज की इस वीडियो में मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग के वो सारे कंसेप्ट सिखाने वाला हूं कि चुटकी बजाते ही आप किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, एक और चुटकी बजाते ही आप किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री या फिर शेप निकाल लोगे, और चुटकी बजाने में भी जितना समय लगता है उससे भी कम समय में आप किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल लोगे। और बिल्कुल जीरो से लेकर बॉन्ड बनता कैसे है, स्टेबिलिटी कैसे होती है, वहां से लेकर आपको एडवांस लेवल तक के सारे कंसेप्ट केमिकल बॉन्डिंग की आज की इस क्लास में सिखाए जाएंगे। और आई एम 100% श्योर मोर देन 90% क्वेश्चन इस 30-40 मिनट के लेक्चर से ही आपको नीट के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हो सकता है कुछ ऊट पटांग पूछ लिया, कुछ एडवांस लेवल का पूछ लिया तो वो बाहर जा सकता है, क्योंकि देखो गाइस 40 मिनट में हर छोटा छोटा पॉइंट तो कवर नहीं किया जा सकता, बट जो मेजर है, चैप्टर की समरी है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनसे लगातार सवाल आ रहे हैं, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। यानी कि आप ये मान लो कि अगर आपने फुल ईयर कहीं कोर्स किया है तो उनके नोट्स में जितनी चीजें हैं उससे 90% से ज्यादा चीजें आपको मेरे इस नोट्स में मिलेंगी। कई लोगों का सवाल बार बार मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं कि भैया क्या हम इस सीरीज को कर ले तो हमारे 150 नंबर आ जाएंगे, क्या 120 नंबर आ जाएंगे, क्या 100 नंबर आ जाएंगे। आई एम 100% श्योर फिजिक्स या केमिस्ट्री के 45 में से 40 से ज्यादा सवाल आपको मेरे इस सीरीज में जो नोट्स है वहां से और जो क्वेश्चन करवा रहा हूं वहां से देखने को मिलेंगे। अब ये तुम्हारी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि तुम कितने सही कर कराते हो, तुम कितने फोकस के साथ इस क्लास को सुन रहे हो, तुम इस क्लास के बाद कितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर इन कंसेप्ट को स्ट्रांग बनाते हो। मेरा काम है तुम्हें पुश करना, तुम कितना तेज भागकर अपने रफ्तार को तय करते हो, अपने सक्सेस को तय करते हो, तुम पे डिपेंड करता है गाइस। मैं तुमको यहां एक एक चीज सिखाऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा, पर मैं ऐसे कोई उठ पटांग वादे नहीं करूंगा कि अरे तूने ये 21 वीडियो देख लिया तेरे 150 आ ही जाएंगे। अरे कैसे आ जाएंगे भाई, तेरे पे डिपेंड करेगा कि तू कितनी मेहनत कर सकता है। झूठे वादे कर झूठी आश्वासनाएं देकर बेवकूफ बनाना दूसरों का काम है, हमारा नहीं। मैं तो तेरे को यह कहता हूं कि 40 से ज्यादा सवाल मेरी सीरीज में से तुझे देखने को मिलेंगे, जो नीट के बाद आकर मैं यहां कंपैरिजन करके बता दूंगा। ये मेरे नोट्स की स्लाइड और ये नीट का क्वेश्चन, ये मेरे नोट्स का क्वेश्चन, ये नीट का क्वेश्चन, और हर एक चीज तुझे क्लियर करवा दूंगा। बट ये तेरे पे डिपेंड है कि इस क्लास के बाद तू प्रैक्टिस कर इनको कितना अच्छे से रिवाइज कर वहां नीट के एग्जाम में परफॉर्म करता है, ठीक है। तो ये सब चीजें तुम पे डिपेंड है। तो ये बार बार यही कमेंट मत पूछिए कि यहां मेरा इतना स्कोर आ रहा है, मैं कितना इंप्रूव कर सकता हूं। टोटली डिपेंड्स ऑन यू माय डियर फ्रेंड। आप में जितनी क्षमता है आप कीजिए। बार बार एक ही सवाल मत पूछिए कि भैया मेरे 300 नंबर आ रहे हैं, क्या यहां से मेरे 600 आ सकते हैं। अरे भाई तेरे में डिपेंड करता है। जिस बंदे के नीट में 550 आए थे वो यहां से री नीट तक 1.5 महीना 8-8, 10-10 घंटे पढ़ रहा होगा, तू पढ़ 16-17 घंटे, कैसे नहीं आते। सब चीजें तेरे पे डिपेंड करेंगी। तू देख कि नीट में मैंने क्या गलतियां की थी, उन गलतियों को सुधार, उन गलतियों पे काम कर। तू देख कि मेरी फिजिक्स वीक थी, अगले 30 दिनों में फिजिक्स का धुआं बना के रख दूंगा। ले ले ये संकल्प और काम करना शुरू कर। सब संभव है, ओनली डिपेंड्स ऑन यू कि क्या होगा क्या नहीं। मेरे वीडियो देखने के या किसी के भी वीडियो देखने के से कुछ नहीं होगा, ठीक है। बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। मेरा काम है कि इनिशियल पूछ देना, आपको एक एक चीज रिवाइज करना, मैं आपको एक एक कंसेप्ट समझाना, जो मेरा काम है। शुरू करते हैं माय डियर फ्रेंड। सबसे पहला सवाल से अपन शुरू करेंगे केमिकल बॉन्डिंग को, कि बॉन्डेड एटम या परमाणु जो होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं आइसोलेटेड एटम से या विलगित परमाणु से। क्यों? हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम को साथ साथ लेके चलेंगे। सवाल मेरा यह है कि जो बॉन्डेड एटम होते हैं, बॉन्डेड मॉलिक्यूल जो होते हैं, जो बंधीय परमाणु होते हैं, वो विलगित परमाणु आइसोलेटेड परमाणु से ज्यादा स्टेबल क्यों होते हैं? स्टेबल होते हैं ज्यादा, ये तो बात पक्की है भाई, तभी तो आदमी बॉन्ड बना रहा है। जीवन में बॉन्ड क्यों बनाना चाहते हो भाई तुम? जीवन में शादी क्यों करना चाहते हो? ताकि स्थायी हो जाए। पर हमारी दुविधा है कि हम स्थायी नहीं और ज्यादा अस्थायी हो जाते हैं, ठीक है। तो जीवन में बॉन्ड इसीलिए बनाया जाता है कि हम स्थायी हो जाए। तो यहां यही पूछा गया कि बंधित परमाणु ज्यादा स्थायी क्यों होते हैं? तो सीधी सी बात है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो बॉन्डेड एटम की जो होती है वो आइसोलेटेड एटम से कम होती है। जिसकी पोटेंशियल एनर्जी जितना कम होगी वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ये बात ध्यान रखना भाई। किसी आदमी के पास भयंकर ऊर्जा है, मान लीजिए एक व्यक्ति एक्स है, उसके पास ऊर्जा ही ऊर्जा है। आज का ये लड़की पटा रहा है, कल वो पटाएगा, परसों वो पटाएगा, पर किसी व्यक्ति के पास मिनिमम ऊर्जा है तो वो एक जो मिली उसके साथ खुश रहेगा। तो वही बात है, सीधी सी बात ये है, ठीक है। और इसी टाइप से जैसे कि देखिए ये ग्राफ से मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, जो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, यहां एक एटम है, यहां एक एटम है, जो दोनों अलग अलग है, पर ये दोनों जैसे जैसे आपस में पास आकर बॉन्ड बनाने का ट्राई करते हैं वो नीचे जाते जाते और इनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखें, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल जो यहां से पूछा जाता है, ऑक्टेट रूल क्या होता है या अष्टक का नियम क्या होता है? माय डियर फ्रेंड, ऑक्टेट का रूल जो है वो लुईस भाई साहब ने ये कहा था कि किसी भी मॉलिक्यूल को, किसी भी परमाणु, किसी भी अणु को दुनिया में किसी को भी स्टेबल होना है तो वो बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन
करने का प्रयास करेगा। अगर उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है यानी कि वो स्थायी है, ऐसा लुईस भाई साहब ने कहा था, जो हमेशा सच नहीं है। बट उनके अकॉर्डिंग ऑक्टेट थ्योरी ये थी कि 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल या बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो आदमी स्टेबल है। अब 8 इलेक्ट्रॉन आदमी के पास अगर ऑलरेडी है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं है तो दो तरीके हैं जिससे वो पूरा कर सकता है। पहला है आप इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर कीजिए, या फिर दूसरा है आप इलेक्ट्रॉनों को शेयर कीजिए। ट्रांसफर का मतलब आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल कर किसी और बंधु भाई को दे दीजिए तो आपके पास 8 हो जाएंगे। शेयरिंग मतलब दोनों के पास 7-7 इलेक्ट्रॉन है तो उसको यूं बोल दीजिए कि ये एक शेयर में तेरा ले लेता हूं। कैसे, मैं समझाता हूं। देखो, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दो तरीके से हो सकता है। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं तो गेन कर दीजिए, और जो गेन करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा। अगर ज्यादा है तो लॉस कर दीजिए, आपके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। शेयरिंग कैसे होती है समझना। शेयरिंग दो टाइप की होती है, इक्वल शेयरिंग और अनइक्वल शेयरिंग। इक्वल शेयरिंग यानी कि बराबर की साझेदारी, एक तू मुझे दे एक मैं तुझे दूंगा, इस टाइप की साझेदारी। दो एटम है एक्स और एक्स, ठीक है। इसके पास भी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके पास भी कितने हैं, ये 7 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों को 8-8 पूरे करने दिए। क्या बोलता है कि मेरा ये 1 इलेक्ट्रॉन है, वो तेरा भी है और मेरा भी है, तो तेरे टोटल कितने हो गए 8। और ये भी यही बोलता है तेरे कितने हो गए 8। वहीं अनइक्वल में क्या होता है, एक आदमी होता है दानवीर जिसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो किसी अगले आदमी को दान दे देता है, तो उसको कहते हैं डोनर, जो अपने इलेक्ट्रॉन का दान करता है। पर कौन कर सकता है, वही कर सकता है जिसके पास मिनिमम एक लोन पेयर हो। क्योंकि देखो, बॉन्ड पेयर जो है वो तो बॉन्ड बनाकर अपनी स्टेबिलिटी को देखेंगे, बट जो लोन पेयर है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो आप किसी को देकर क्या कर सकते हैं, डोनर बनकर विद्वान बन सकते हैं, ठीक है। और एक्सेप्टर कब हो सकता है, कौन एक्सेप्ट कर सकता है, जिसके पास ब्लैंक ऑर्बिट या फिर खाली कोश उपस्थित हो, ठीक है, वही कर सकता है। एक एग्जांपल समझिएगा, जैसे कि ये नाइट्रोजन है और H+ है, तो आपने इस कंपाउंड का नाम तो सुना होगा NH4+, और इस कंडीशन में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, इस कंडीशन में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या फिर उपसह संयोजक बंध बनता है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन के पास 3 तो हाइड्रोजन जुड़े हुए बट एक लोन पेयर है, वो इस H+ को दे देगा, तो ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से नॉट इंपॉर्टेंट बट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल अपन को पूछा जाता है लुईस एसिड या फिर लुईस बेस। लुईस अम्ल कौन से होते हैं और लुईस क्षार कौन से होते हैं। लुईस अम्ल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। कौन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, जिसके पास ब्लैंक ऑर्बिट या रिक्त कोश हो, ब्लैंक ऑर्बिट, ब्लैंक शेल या रिक्त कोश जिसके पास हो वो कर सकता है। एग्जांपल BeCl2, BCl3, AlCl3, H2, PCl5, PCl3। भाई पहली बात तो लुईस एसिड कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉनों को गेन करना चाहेगा, जिसके पास खाली मटेरियल होगा वही तो कर सकता है। दूसरा, लुईस बेस कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों का लॉस करते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो किसके पास ज्यादा होंगे, जिसके पास या तो एक्स्ट्रा लोन पेयर है या फिर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर का मतलब भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे कि NH3 में 3 तो यहां जुड़े हुए, एक लोन पेयर है तो ये लुईस बेस है। H2O में इसके पास 2 लोन पेयर है तो ये लुईस बेस है। फ्लोरीन माइनस में माइनस चार्ज है तो ये लुईस बेस है। X माइनस में माइनस चार्ज है तो ये लुईस बेस है। X2 के पास भी लोन पेयर है जीनोन के पास, ठीक है। तो X2 का मतलब हो गया सारे क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये है। सर आपने X2 तो यहां भी लिखा है, यहां भी लिखा है, तो भाई जैसे कि तुम मान ले क्लोरीन 2 के पास ब्लैंक डी ऑर्बिट भी है तो ये ग्रहण भी कर सकता है और लोन पेयर भी है तो ये दान भी कर सकता है। ये तो विद्वान आदमी है भाई। तो ये लुईस एसिड, लुईस बेस दोनों का एग्जांपल है। एक बहुत ही सितारा लगाने वाला बॉक्स आपके लिए बना दिया गया है। डी ब्लॉक के सारे मेटल जो होते हैं वो और उसके जितने भी हैलाइड्स होते हैं वो सारे के लुईस एसिड होते हैं, ठीक है। तो डी ब्लॉक वाले जो है उनके पास हमेशा डी ऑर्बिट ब्लैंक पड़ा रहता है। तो डी ब्लॉक वाले जितने भी है वो सारे के सारे कैसे होंगे, लुईस एसिड होंगे। अगला सवाल, एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। इसके ऊपर सवाल भाई नीट में पूछा गया है, क्या क्या एक्सेप्शन है ऑक्टेट रूल के। तो 2 एक्सेप्शन है, आपको ध्यान रखना है। पहला है हाइपरवेलेंट और दूसरा है हाइपोवेलेंट। हाइपरवेलेंट का मतलब कि लुईस भाई साहब ने कहा था ऑक्टेट में, ये कहा था कि 8 इलेक्ट्रॉन बाहर होने चाहिए। ये बोल रहा अपने पास तो 8 से भी ज्यादा है, तो मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन वालों को हाइपरवेलेंट कहेंगे या फिर अति संयोजी। संयोजी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे उससे भी ज्यादा है। एग्जांपल PCl5। देखो फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 तो इसके और 5 क्लोरीन से इसने साझेदारी किया तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। SF6 के पास, सल्फर के पास 6 है, 6 फ्लोरीन के साथ साझेदारी किया तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये लुईस भाई साहब ने बोला था कि 8 पे स्टेबल है, पर ये 10 और 12 पे भी स्टेबल है। तो जिसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, आपको सवाल कैसे पूछा जाएगा, इनमें से कौन सा हाइपरवेलेंट है, इलेक्ट्रॉन गिन लेना जिसमें 8 से ज्यादा वो हाइपरवेलेंट होगा। हाइपोवेलेंट मतलब 8 से कम, जैसे कि BeCl2 आएगा, ठीक है। BCl3, AlCl3, SnCl2, CCl2 जिसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे वो आएगा। नेक्स्ट अब हम प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी अपनी कोवेलेंसी। देखो केमिकल बॉन्डिंग से लगभग 4 सवाल हर साल पूछे जाते हैं, जिसमें एक लगभग आपको हाइब्रिडाइजेशन से देखने को मिलेगा, एक आपको वेस्पर थ्योरी या फिर ज्योमेट्री से देखने को मिलेगा, एक 100% आपको MOT से देखने को मिलेगा, और एक आध या 2 सवाल जो रहते हैं वो डायपोल मोमेंट, कोवेलेंसी, लुईस एसिड, ऑक्टेट रूल, इनमें से किसी न किसी से देखने को मिलते हैं। तो ये 3 सवाल तो मैं ऐसे पक्के करवा दूंगा जो कहीं से गलत नहीं होंगे। बाकी इनको भी आप देखो
कोवेलेंसी या सहसंयोजकता क्या कहलाता है? तो कोवेलेंसी का मतलब होता है टोटल कोवेलेंट बॉन्ड प्लस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, यानी कि एक परमाणु के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का टोटल जो है वो क्या कहलाएगा? कोवेलेंसी। यानी कि सर आप क्या कहना चाहते हो, थोड़ा स्पष्ट भाषा में समझाइए। एक एग्जांपल से आपको समझा दे क्या? एक एग्जांपल जैसे कि CH4 का ले लीजिए, तो ये कार्बन है, क्योंकि CH4 ऐसा है जिसका स्ट्रक्चर आप सब जानते होंगे। ये 4 हाइड्रोजन है, तो इसकी कोवेलेंसी कितनी रही? तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड है, तो चारों कोवेलेंट बॉन्ड को आप जोड़ दीजिए, तो कोवेलेंट बॉन्ड 4 है, तो इसकी कोवेलेंसी 4 हो गई। एक और एग्जांपल ले लीजिए NH4 प्लस का। NH4 प्लस का अभी अभी अपन ने ज्योमेट्री देखी थी, 3 तो नाइट्रोजन होते हैं, सॉरी 3 तो हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड से होते हैं और एक नाइट्रोजन लोन पेयर देकर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। तो इसके अंदर भी कितनी होगी? कोवेलेंसी 4 होगी, चाहे कोवेलेंट बॉन्ड हो कोऑर्डिनेशन, अपन को उसमें काउंट करना है कोवेलेंसी में, ठीक है। नेक्स्ट, मैक्सिमम कोवेलेंसी जो है वो कितनी हो सकती है? टोटल इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल, आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही मैक्सिमम कोवेलेंसी होगी। बट सेकंड पीरियड जो है उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है, जबकि थर्ड पीरियड की मोर देन 4 होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, अक्सर असर्शन रीजन स्टेटमेंट वालों में आपको ये सवाल अपने टेस्ट में, नीट में, जेईई में देखने को मिलेगा कि सेकंड पीरियड की मैक्सिमम कोवेलेंसी जो होती है वो 4 ही क्यों पाई जाती है? क्योंकि इनके अंदर 2D एब्सेंट होता है। कैसे? आप समझिएगा भाई, मैं यहां बात कर रहा हूं जैसे कि नाइट्रोजन की 1s2 2s2 2p3, ठीक है। क्या 2D पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। तो समझिएगा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे, अपन बाह्यतम कोश की बात कर रहे हैं, 1s से तो अपन को मतलब ही नहीं है, पूरा ही हटा दिया भाई साहब इसने, तो 1s से तो अपन को मतलब ही नहीं है, तो इसको हटा दिया। बाह्यतम कोश की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, अब अगर ये बॉन्ड बनाना चाहे तो इसके पास क्या D प्रेजेंट है? नहीं है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, तो ये 3 ही बॉन्ड बना पाएगा मैक्सिमम, और चौथा बॉन्ड जो है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। वहीं आप दूसरा एक एग्जांपल देखिए, सल्फर भाई साहब का। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में, ठीक है, और 6 इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे भरे होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऐसे भरे होते हैं। कैसे समझना, 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे भरे होते हैं। बट ये आदमी अपनी कोवेलेंसी 4 से भी ज्यादा दिखा सकता है। कैसे? ये सब खाली पड़े, एक ऑर्बिट, एक इलेक्ट्रॉन यहां भेज देगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां भेज देगा। भाई बॉन्ड तभी बनता है जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, ये बात ध्यान रखना। जब तक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये किसी के साथ बॉन्ड कैसे बनाएगा? पहले से ही शादी हो रही है, क्या बार बार दोबारा शादी करवाओगे? नहीं होगी। तो हर आदमी को अनपेयर्ड होना है। अब इसके पास जगह नहीं है अनपेयर्ड होने के लिए, भाई पहले से एक बीवी है, अगर एक खाली घर दूसरा होगा तो उस बीवी को उस खाली घर में रखकर नहीं बीवी ले आएगा, पर इनके पास तो नया घर ही नहीं है। इन आदमियों के पास भरपूर जगह है। ये क्या करते हैं? पहले वाली बीवी को दूसरे घर में भेज देते हैं और अपने वाले घर में नई बीवी को ले आते हैं। तो ये इनका सिस्टम है भाई पूरा। तो ध्यान रखना, 3D वालों की, जो सेकंड पीरियड वालों के 4 ही मैक्सिमम कोवेलेंसी हो सकती है, क्योंकि एक s ऑर्बिटल होता है और 4 जो होता है वो, सॉरी 3 जो होता है वो p ऑर्बिट होते हैं। वहीं यहां पर तो अनगिनत D F सब आ जाता है, तो इनके पास तो कोई कमी ही नहीं है, घर ही घर है, लाओ बीविया दम से। देखो भाई, अब अपन बात करते हैं पाई बॉन्ड की, टाइप ऑफ पाई बॉन्ड। अक्सर ये सवाल आपको पूछा जाता है, किसमें p पाई बॉन्ड है, किसमें p d पाई बॉन्ड है, और किसमें कितने p d पाई है। तो हमेशा ध्यान रखना, p पाई बॉन्ड और p d पाई बॉन्ड, 2 टाइप के पाई बॉन्ड होते हैं भाई, ठीक है। जहां केवल p कोशों की ओवरलैपिंग हो रही है या अतिव्यापन हो रहा है, उनको तो p पाई बोलेंगे। जहां p और d दोनों का अतिव्यापन या ओवरलैपिंग हो रही है, उनको p d पाई बोलेंगे। समझना भाई, सेकंड पीरियड वाले जो हैं वो हमेशा p पाई बॉन्ड ही बनाते हैं। क्या सेकंड पीरियड वाले p d पाई बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि इनके पास तो d ऑर्बिट क्या है? एब्सेंट है। तो कोई भी आपको ऐसा कंपाउंड दिखे जिसका सेंट्रल एटम जो है वो सेकंड पीरियड का है, और पूछे कि देखो आपको सवाल क्या पूछेंगे पता है? ऐसा आपको सवाल पूछेंगे कि किसमें p d पाई प्रेजेंट है, किसमें p d पाई प्रेजेंट है, ऐसा सवाल पूछेंगे। ऑप्शन नंबर पहला दे देंगे आपको, क्या ऑप्शन नंबर पहला क्या दे सकते हैं अपन? मान लीजिए आप CH2 डबल बॉन्ड CH2। सेकंड ऑप्शन आपको दे सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तीसरा ऑप्शन आपको क्या दे सकते हैं अपन? C डबल बॉन्ड O CO2। चौथा ऑप्शन आपको क्या दे सकते हैं? SO6। ऐसा दे दिया कि ये तो तीनों किसके हैं? सेकंड पीरियड के। सेकंड पीरियड वालों में कभी डी पॉसिबल ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर चौथा अपने आप सही हो जाएगा। जहां सेकंड पीरियड दिख जाए उसमें डी पॉसिबल नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब p डी पाई है या नहीं वो तो अपन को इससे पता पड़ जाएगा, सेकंड पीरियड से और उससे। पर क्या ऐसा जरूरी है भैया कि थर्ड पीरियड वालों में सब में हमेशा p डी पाई हो? नहीं, p डी पाई कब होगा वो समझना।
तो जितने इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिट, देखो नंबर ऑफ पी पाई डी पाई, जितने इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिट में होंगे उतने ही क्या होंगे, पी पाई डी पाई। मतलब सीधी सी बात है, पहले ये क्लियर करो किसमें पी पाई डी पाई है या नहीं है। तो सेकंड पीरियड वालों में तो कभी नहीं होगा, उसके बाद वालों में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब हो सकता है या नहीं हो सकता है, या फिर कितने हो सकते हैं वो कैसे निकालेंगे, तो उसमें जितने डी इलेक्ट्रॉन होंगे उतने निकाल सकते हैं। सर ये कैसे पता पड़ेगा, देखो समझना, बहुत कंसेप्चुअल बात है, समझिएगा। SO3 में मेरी बात सुनना, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड आइटम है, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड आइटम है, तो मैंने 3 ऑक्सीजन को ऐसे बना दिया। क्या मेरी बात क्लियर है आपके सामने, मैंने 3 ऑक्सीजन को ऐसे बना दिया। सुनिएगा भाई मेरी बात, ऑक्सीजन को टोटल इसकी कोवेलेंसी जो है वो कितनी हो गई, 6 कोवेलेंसी हो गई। कितनी कोवेलेंसी हो गई, 6 कोवेलेंसी, क्योंकि 6 बॉन्ड बन रहे भाई, तो कोवेलेंसी कितनी हो गई, 6। हमको यहां से ये बात समझ में आ गई। अब सुनना, सल्फर जो सेंट्रल एटम है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोश में, सर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 6 के 6 किसमें यूज हो रहे हैं, बॉन्ड बनाने में। यानी कि क्या 6 के 6 अनपेयर्ड होने चाहिए, क्या अनपेयर्ड होने चाहिए। तो क्या अब आप इसका इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। 6, देखो भाई सीधी सी बात है, सबसे पहले आपको देखना है कि सेंट्रल एटम के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 6। अब फिर देखना है कि कोवेलेंसी कितनी है, 6। यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 के 6 को बॉन्ड बनाना है, यानी कि 6 के 6 क्या होने चाहिए, अनपेयर्ड। यानी कि मैं 6 को अनपेयर्ड बनाऊंगा ऐसे। कितने हो गए, 4 5 6। तो देखो 6 के 6 को अनपेयर्ड बनाया, ये है S, ये है P, ये है D। तो कितने इलेक्ट्रॉन D में आए, 2। यानी कि कितने P पाई D पाई होंगे, सर 2 P पाई D पाई। कितने P पाई D पाई होंगे, 2 P पाई D पाई। यानी कि 3 पाई बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3। उसमें से ये वाले कोई भी 2 जो होंगे वो कौन से होंगे, P पाई D पाई होंगे। क्या किया, समझ में आया भाई, क्या गाइस समझ में आया, क्या कारीगरी की मैंने। सुन भाई, नंबर ऑफ पी पाई डी पाई इक्वल्स टू डी इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। बहुत कंसेप्चुअल बात है, समझना कैसे निकालेंगे। आपको जो भी कंपाउंड है उसका सेंट्रल एटम के पास कितने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है वो देखिए। ऑक्सीजन फैमिली यानी कि सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए उसकी कोवेलेंसी कितनी है, 6 कोवेलेंसी, यानी कि वो 6 बॉन्ड बना रही है, अपन को पता पड़ गया। और 6 इलेक्ट्रॉन उसके पास अवेलेबल है, यानी कि 6 के 6 अनपेयर्ड होंगे तभी वो बॉन्ड बना पाएगा। 6 के 6 अनपेयर्ड होंगे तभी वो बॉन्ड बना पाएगा। अब 6 के 6 को अनपेयर्ड आप इस तरीके से जमा दीजिए, और जितने डी में आ रहे हैं उतने पी पाई डी पाई होंगे। एक एग्जांपल और, SO4-2। सुनना भाई, ऑक्सीजन अगर बिना चार्ज के है तो 2 बॉन्ड बनाता है, बट अगर ऊपर चार्ज है, देखो मैं यहां लिख देता हूं भाई, अगर ऑक्सीजन अकेला दिया हुआ है तो डबल बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन माइनस है तो वो कैसा बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड। तो यहां पर 4 ऑक्सीजन है, उसके में से 2 के ऊपर माइनस चार्ज है। भाई देख SO4-2 यानी कि 4 ऑक्सीजन है, उसमें से 2 के ऊपर कैसा चार्ज है, 2 के ऊपर कैसा चार्ज है, माइनस। अपन को नहीं पता SO4-2 की ज्योमेट्री कैसी होगी, पर मेरी मर्जी से मैंने ऐसा बना दिया। 2 तो डबल बॉन्ड वाले और 2 सिंगल बॉन्ड वाले। जिन 2 ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए रहेंगे। अब मेरी बात सुन, आजा भाई, सल्फर के पास बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, सर 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कोवेलेंसी कितनी है, कोवेलेंसी कितनी है, 1 2 3 4 5 6, सर 6 कोवेलेंसी है, यानी कि 6 और 6 यहां यूज हुए, यानी कि 6 के 6 कैसे है, अनपेयर्ड है। अगर 6 के 6 अनपेयर्ड है, 1 2 3 4 5 और 6, इस तरीके से 2 पी पाई डी पाई होंगे। ये दोनों बॉन्ड जो है वो पी पाई डी पाई है। ClO4-, देखना भाई, एक क्लोरीन वाला ले लेते। क्लोरीन के पास बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए, जिसमें से एक जो है वो कैसा है, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्लोरीन मेरे को 4 ऑक्सीजन जोड़ने हैं, उसमें से 3 तो डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं, पर एक ऑक्सीजन माइनस है जो कि सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा, ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा। अब मेरी बात सुन भाई, 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 कोवेलेंसी है, कोवेलेंसी भी कितनी है, 7 है, यानी कि 7 के 7 यूज हो रहे हैं। तो मैं यहां बना सकता हूं 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 3 पी पाई डी पाई होंगे, 3 पी पाई डी पाई, ठीक है। तो इस तरीके से तुम पी पाई डी पाई का निकाल सकते हो। बाकी और भी एग्जांपल तुम चाहो तो कर सकते हो। अब अगर मैं ही यहां सारे करवाने गया तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट भाई, वीबीटी थ्योरी को समझना। भाई वीबीटी भाई साहब ने बहुत सारी चीजें बोली थी थ्योरेटिकल, पर उनसे ज्यादा सवाल नहीं आता। कभी कभी स्टेटमेंट वाले आ जाते हो तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा एनसीईआरटी से एक बार पढ़ लेना। पर मेन जो चीजें काम किए वो ध्यान रखना कि स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड कितना मजबूत बनेगा वो डिपेंड करेगी कि उसकी ओवरलैपिंग कितनी ज्यादा हो रही है। जहां ज्यादा ओवरलैपिंग वो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग बनेगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ओवरलैपिंग, अतिव्यापन का ऑर्डर क्या होता है, तो पाई पाई में सबसे ज्यादा अतिव्यापन होता है, फिर एस और पी पी में सबसे ज्यादा अतिव्यापन, फिर एस और पी में, और फिर एस और एस में होता है, ठीक है। तो इस तरीके को भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट हम चलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जिससे एक सवाल पक्का है भाई। कुछ टेबल से आपको याद कराऊंगा, कंप्लीट हो जाएगा आपका।
चलिए गाइस, तो अब अपन हाइब्रिडाइजेशन को देखते हैं। देखो, हाइब्रिडाइजेशन में दो चीजें पूछी जाती है। पहला कि वो कितने टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और जब ये हाइब्रिडाइजेशन जैसे कि sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो क्या ज्योमेट्री हो सकती है, क्या बॉन्ड एंगल हो सकता है और कितने बॉन्ड ऐसे बन सकते हैं, ये सब चीजें देखेंगे। फिर किसी भी कंपाउंड को देखकर उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखेंगे। दोनों ही ट्रिक से याद करवाऊंगा बहुत सिंपल तरीके से। सुन भाई मेरी बात, सबसे पहले टाइप का हाइब्रिडाइजेशन आता है sp, जिसके अंदर कितने कोष शामिल है, एक s और एक p, तो दो ऑर्बिट शामिल है। ठीक है, दो ऑर्बिट शामिल है यानी कि दो बॉन्ड शामिल है, मतलब दो बॉन्ड एंगल शामिल है। तो एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 180। ध्यान रखना sp हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री कौन सी होती है, लीनियर या रेखीय। बॉन्ड एंगल 180 होता है और नंबर ऑफ बॉन्ड कितने होते हैं, एक ही तो बॉन्ड बन रहा है। वहीं नेक्स्ट बात करते हैं sp2 की, जहां टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 3 बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 बॉन्ड बन गए। ये अपना सेंट्रल एटम है, 3 बॉन्ड बन गए। इस ज्योमेट्री को अपन क्या बोलेंगे, त्रिकोणीय पिरामिडीय नहीं, त्रिकोणीय समतलीय, त्रिकोणीय समतलीय या फिर ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर, त्रिकोणीय समतलीय या ट्रायगोनल प्लेनर। देखो इस तरीके से 3 वो हैं, इसको समझना भाई, इसको देखना। ऐसे 2 बॉन्ड ऐसे, एक ऐसा, तो त्रिकोणीय समतलीय 120 डिग्री का एंगल रहेगा तीनों के बीच में। ठीक है, और कितने ऐसे एंगल रहेंगे, 3 एंगल रहेंगे, 1, 2 और 3। नेक्स्ट है sp3, sp3 में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 4 बॉन्ड बनेंगे। ये अपना सेंट्रल एटम है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। और ऐसी ज्योमेट्री को अपन कहते हैं टेट्राहेड्रल या फिर चतुष्फलकीय। और ये जो एक एंगल होगा, ये 3D स्ट्रक्चर है। ठीक है, 3D स्ट्रक्चर आप एनसीईआरटी की किताब साथ में खोल के देखें, आपको इमेज जो है वो विजुअलाइज होंगी। वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। और ऐसे कितने एंगल होते हैं, 4 एंगल होते हैं। वही नेक्स्ट है sp3d, इसमें 5 पेयर है। ठीक है, तो इसकी ज्योमेट्री कुछ ऐसी होती है, देखना भाई, मैं कुछ पेन वेन लाकर कारीगरी करके दिखाऊं क्या तुमको। ऐसी ज्योमेट्री होती है, इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है बताएं। देखो ये 3 हो गए और 2 ऐसे हो गए ऊपर नीचे, इस तरीके की होती है। तो ये देखो 3 तो ऐसे हो गए, ये इसको ऐसे जमाना पड़ेगा, 3 तो ऐसे हो गए। ठीक है, ये देखो ट्राइंगल बन रहा है और एक ऊपर और एक नीचे, तो इस तरीके का हो गया। तो इसको कहते हैं त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, यानी कि त्रिकोण तो बन रहा है एक समतल में और उससे 90 डिग्री पर 2 ऊपर निकल रहे, तो वहां से पिरामिड बनेगा। त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसमें 120 और 90 दोनों एंगल पाए जाते हैं। ये जो ट्राइंगल बन रहा है वहां 120 डिग्री पाए जाते हैं, जिसके 3 होते हैं, और 90 डिग्री के 6 एंगल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है sp3d2, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन पेयर पाए जाएंगे। इसकी ज्योमेट्री को कहते हैं ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय। बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है और टोटल 12 बॉन्ड पाए जाते हैं। यह सवाल नीट और एम्स दोनों में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मेन चीज तो अपन ने टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देख लिया। अब देखते हैं हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को कैसे फाउंड कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है हाइब्रिडाइजेशन को निकालना। आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले निकालने होंगे बॉन्ड पेयर या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर। देखो इलेक्ट्रॉन पेयर या बॉन्ड पेयर आपको निकालने पड़ेंगे। जैसे कि आपको इलेक्ट्रॉन पेयर और बॉन्ड पेयर का आंसर 6 मिल गया, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3d2। अगर 2 मिला तो sp, 3 मिला तो sp2, 4 मिला तो sp3, 5 मिला तो sp3d। ये कोई रटने की जरूरत नहीं है, कैसे निकालना मैं सिखा दूंगा। अब कैसे निकालना सुनना, प्रैक्टिस से समझ में आएगा। ये फॉर्मूला समझ में नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, यानी कि जो भी आपको कंपाउंड दे रखा है उसका जो सेंट्रल एटम है उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या संयोजी इलेक्ट्रॉन है, प्लस सिंगल बॉन्डेड एटम, उस सेंट्रल एटम के साथ कितने ऐसे अणु हैं जो सिंगल बॉन्ड से या फिर सिंगल एकल बंध से जुड़े हुए। ठीक है, उन दोनों को जोड़ कर 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि BeCl2 कैसे निकालेंगे, बेरिलियम के पास संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, उससे कितने ऐसे अणु हैं जो सिंगल बॉन्ड से, तो क्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, कोई भी हैलाइड हो सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, तो 2 ऐसे अणु हैं, 2 + 2 ओपन 2, तो 4 ओपन 2 कितना आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। तो 2 आंसर आ गया, तो एक S एक P, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। ठीक है, वहीं कुछ एग्जांपल आपके लिए इनको सोल्व करते हैं। IF5, I किसमें आता है, हेलोजन। कितने इलेक्ट्रॉन है हेलोजन के पास संयोजी कोश में, 7। ठीक है, कितने अणु जो है, कितने परमाणु जो है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े, तो 5 फ्लोरीन जुड़े, तो 5 ओपन 2, तो 12/6, 6 आंसर आ जाएगा। तो sp3d2 अपना हाइब्रिडाइजेशन हो गया। 1 S 3 P 4 और 2 D। वहीं HCF2, तो HC के पास 8 इलेक्ट्रॉन है प्लस 2 फ्लोराइड है, ओपन 2, तो आंसर आ जाएगा 5, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। वही HCO2F2, तो HC के पास तो 8 हो गए सर, 2 ऑक्सीजन है, 2 फ्लोराइड है, ओपन 2, तो कितने आंसर आ गया,
8 और 4 कितने 12, 12/2 6, तो 6 आंसर आ गया सर। तो sp3d2, क्या ये आंसर सही है? नहीं भाई, गलत है। क्यों? मैंने बोला सिंगल बॉन्डेड जो एटम है उन्हीं को काउंट करना है। ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्डेड एटम है? नहीं सर, डबल बॉन्डेड है। तो आपको Hc के तो 8 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन का कुछ नहीं लिखना है, केवल फ्लोरीन के 2 लिखने हैं, ओपन 2, तो 10/2 5 आ गया और आपका आंसर आएगा sp3d। तो आपको केवल सिंगल बॉन्डेड काउंट करने हैं। देखो XCO3, क्या ऑक्सीजन एक भी काउंट करेंगे? नहीं। तो Hc के 8 इलेक्ट्रॉन काउंट करो, ओपन 2 कर दो, आंसर आ जाएगा 4, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। CH4 में तो आप सीधे ही जानते होंगे sp3, बाकी निकाल भी सकते। CO2 में कितना हो जाएगा 4 प्लस ऑक्सीजन का 0 लिखेंगे, ओपन 2, आंसर आ जाएगा कितना sp। अब आप हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री भी बता सकते हैं इसकी। sp है मतलब लीनियर ज्योमेट्री होगी, sp3 है यानी कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, अगर आपको वो चार्ट याद है तो। अब माइनस और प्लस चार्ज वालों को देख लेते हैं। माइनस चार्ज मतलब एक जोड़ना है, प्लस चार्ज यानी कि एक घटाना। देखो माइनस का मतलब सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने थे उसमें एक और जुड़ गया, प्लस मतलब जितने इलेक्ट्रॉन थे उससे एक और कम हो गया। तो ClO4 माइनस, Cl में 7 इलेक्ट्रॉन थे प्लस एक माइनस आ गया तो एक जोड़ दिया। अब ऑक्सीजन तो डबल बॉन्डेड है, 0 कर देंगे ओपन 2, तो sp3 अपना आंसर आ जाएगा। बहुत चुटकी बजाते ही आप आंसर निकालें। देखो फास्फोरस के 5 प्लस 3 माइनस चार्ज के जोड़ दिए, ऑक्सीजन का 0 ओपन 2, तो आंसर आ जाएगा 4 sp3। देखो क्लोरीन के 7 प्लस ऑक्सीजन का तो 0 और प्लस आया मतलब -1 करेंगे, ओपन 2, तो 6 है, तो 3 आंसर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा sp2। इस तरीके से आप किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको हाइब्रिडाइजेशन क्लियर होगा। अब देखते हैं अपन वेस्पर थ्योरी। देखो भाई, हमने हाइब्रिडाइजेशन वाली जो स्लाइड्स थी कहां गई? यहां पर अपन ने देखा कि अगर ये हाइब्रिडाइजेशन है और इसके पास इतने इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ये ज्योमेट्री पॉसिबल है। अब ये तो तब होगा जब सारे के सारे बॉन्ड बनाए, पर ऐसा जरूरी थोड़ी है भाई कि सारे के सारे बॉन्ड बनाएंगे। हो सकता है कभी कभी लोन पेयर भी बन जाए, जैसे कि देखना sp3 हाइब्रिडाइजेशन है जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब जरूरी नहीं कि वो चारों के चारों बॉन्ड बनाए, जैसे कि कार्बन जो है वो तो 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़कर चारों 4 बॉन्ड बनाएगा, पर वहीं आप नाइट्रोजन ले लो तो नाइट्रोजन केवल 3 ही हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है, पर उसका जो एक पेयर बच गया वो क्या बन जाता है? लोन पेयर। तो यहां 3 तो बॉन्ड पेयर बने और एक क्या बना? लोन पेयर बना। तो इस तरीके से चेंज भी हो सकता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अब अगर लोन पेयर कभी आ जाता है तो उसकी ज्योमेट्री और शेप में क्या चेंज होता है, इसीलिए अपन को वेस्पर थ्योरी दी गई थी। तो इससे आप ध्यान रखें। देखो sp3 में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, कोई बॉन्ड पेयर भी हो सकता है, लोन पेयर भी हो सकता है, अपने पास अलग अलग केसेस है। पहला केस देखना, कैसे निकालनी मैं सिखाऊंगा तुमको। केस नंबर 1 देखना, चारों 4 बॉन्ड पेयर ही है, लोन पेयर 0 दी है, तो सिंपल सी बात है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी और शेप भी टेट्राहेड्रल होगी और एंगल अपन को पता ही है सर 109 डिग्री, और एग्जांपल क्या होंगे? सारे कार्बन फैमिली वाले। अब सुनना मेरी बात, ज्योमेट्री और शेप में क्या अंतर है? ज्योमेट्री हमेशा आइडियल जो होती है, चाहे लोन पेयर हो या नहीं हो, जो आइडियल ज्योमेट्री होती है जो अपन ने संकरण में हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ी थी वही रहेगी, जबकि शेप जो है वो लोन पेयर के आने से चेंज होगी, ज्योमेट्री कभी चेंज नहीं होती है। तो अब ध्यान रखना, 4 में से 3 तो बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, ठीक है। तो ये अपनी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री थी। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसी दिखती थी? ऐसी। उसमें एक जगह अपन ने लोन पेयर लगा दिए, तो जहां लोन पेयर लग जाए उस भाग को हटा दीजिए, केवल फिर ये 3 बचेंगे। तो ये क्या एक पिरामिड जैसा दिख रहा है? यस सर, ऐसा पिरामिड दिखेगा। तो शेप कैसी हो जाएगी? पिरामिड शेप हो जाएगी, और नाइट्रोजन फैमिली इसका एग्जाम्पल है। अब 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो 4 जो थे आदमी, ये जो 4 आदमी थे उसमें से 2 जगह अपन ने क्या लगा दिया? लोन पेयर। तो इन दोनों को भूल जाओ, जहां लोन पेयर लग गया उसको भूल जाओ, केवल इतनी स्ट्रक्चर बचेगी जो वी शेप दिख रही है, वी शेप या बेंट शेप दिख रही है, ठीक है। और इसका एग्जांपल है ऑक्सीजन फैमिली, जैसे कि H2O। नेक्स्ट बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, अगर तीनों 3 बॉन्ड पेयर है तो ट्रायगोनल प्लेनर बनेगा, शेप भी वही होगी 120 डिग्री, बोरॉन फैमिली एग्जांपल है। पर अगर 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है तो क्या हो जाएगा? ज्योमेट्री तो अभी भी ऐसी होगी, बट अब इस जगह पर अगर आपने लोन पेयर लगा दिया, ये पूरा हटा दीजिए तो आपको एक वी शेप दिखेगा, तो वी शेप या बेंड शेप इसका आंसर हो जाएगा। वही देखो नेक्स्ट sp3d2। sp3d2 में क्या होगा? 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, 5 और 5 अगर ऐसे बन रहे तो मैंने देखा था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इस तरीके से ये पूरा अपन हाइब्रिडाइजेशन में देख चुके। अब अगर एक लोन पेयर आ गया तो क्या होगा? एक जगह पर सर, पर ये इस एंगल पे भी तो लगा सकते थे, यहां भी तो आप लगा सकते थे, आपने यहीं क्यों लगाया? आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, ठीक है। यहीं क्यों लगाया? अगर आपने यहां लगा दिया तो इसको भूल जाइए। अगर मैं इसको भूल जाऊं तो केवल मेरे पास इतना बचेगा। वो कैसा दिख रहा है? एक सीसो, वो जो झूला आता है, सीसो, डेंकुली कहते हैं इसको हिंदी में। इसके एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल रटने नहीं है, मैं निकालना सिखाऊंगा तुमको, ठीक है। अब देखो 3 और 2, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो अब 2 जगह पर लगा दो। देखो 2 जगह पर मैंने लगा दिया, इसको पूरा हटा दो, क्या टी जैसा दिख रहा है? तो टी शेप इसकी शेप हो जाएगी, ठीक है। अब 2 और 3, तो तीनों जगह पर लोन पेयर लगा दो आप, तो ये तीनों हट गए, केवल लीनियर दिख रहा है, तो 180 डिग्री इसका एंगल हो जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब सुनना मेरी बात, क्या सुनना मेरी बात?
कहां गया अपने पास, हाँ। अब जो ये sp3du2 हाइब्रिडाइजेशन रहता है उसमें ये जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है उसमें दो टाइप के एक्सिस पाए जाते हैं, पहला अक्षीय और दूसरा होता है इक्विटोरियल या विषुवृत्तीय। एक्सियल जिसको अक्षीय भी कहते हैं, ये इक्विटोरियल या विषुवृत्तीय। ये sp2 ऑर्बिट से बनता है हाइब्रिडाइजेशन से, और ये pdz स्क्वायर से बनता है, ठीक है। अब ये जो अक्षीय होता है उसकी बॉन्ड लेंथ जो होती है वो ज्यादा होती है, लोन पेयर हमेशा किस पे आएंगे, इक्विटोरियल पर आएंगे। और क्यों आएंगे, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, आसानी से अट्रैक्ट होकर वहां लोन पेयर रह सकते हैं, इसलिए आएंगे। दूसरी चीज, पाई बॉन्ड जो बनेगा हमेशा वो हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन पर बनता है, ये इसके कुछ स्पेशल पॉइंट है, इनको आप ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं किसकी, sp3du2 की। मैं आपको कोई भी एक एग्जांपल लेके सिखाऊंगा कैसे निकालनी है ज्योमेट्री। 6 के 6 रहे तो ऑक्टाहेड्रल बनेगी, 5 ये और 1 ये, तो एक जगह पैसा लगा दीजिए, तो अब आपको दिखेगा एक स्क्वायर और एक ही ऊपर झंडा निकला हुआ है, तो स्क्वायर वर्ग पिरामिड या फिर स्क्वायर पिरामिड हो जाएगा, ठीक है। IF3 का एग्जांपल है। अब 4 और 2 तो ऑक्टाहेड्रल थी पहले तो अब कैसी हो जाएगी, दोनों जगह गायब कर दीजिए तो स्क्वायर प्लेनर बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। कुछ एग्जांपल लेकर मैं बात करता हूं, जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया IF5 का, IF5 का। अब IF5 में आपको हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री क्वेश्चन में पूछिए क्या करना है। सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं हाइब्रिडाइजेशन। कैसे निकालेंगे, 7 + 5 / 2 कितने आ गए अपने पास, 7 + 5 12, 6 आ गए, तो हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d2। अब 6 है तो 6 का मतलब कि इसके अंदर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए थी, पर क्या 6 होगी, 6 बॉन्ड पेयर से जुड़े हुए नहीं, देखो 6 बॉन्ड बनने चाहिए थे पर बने कितने, 5, यानी कि एक लोन पेयर होगा, यानी कि हमें समझ में आया बॉन्ड पेयर की जो वैल्यू है वो 5 है और लोन पेयर की वैल्यू कितनी है, 6। देखो भाई अपन ने यहां से निकाला कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है टोटल, उसमें से कितने बॉन्ड पेयर है वो कैसे पता पड़ेगा, जितने फ्लोरीन जुड़े उतने बॉन्ड पेयर है। तो यहां से अपन को बॉन्ड पेयर पता पड़ गया 5 और एक पता पड़ गया लोन पेयर, और ज्योमेट्री अपन को पहले बना लेनी है। देखो 6 से अपन को पता पड़ गया ऑक्टाहेड्रल है, तो ये ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री मैंने बना ली इस तरीके से। अब इसमें से एक जगह क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, तो उसको हटा दिया, बाकी मैंने यहां पर ज्योमेट्री बना दी थी, इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए मैंने मान लिया SF4 मान लिया, तो सुन भाई S के पास 6 + 4 / 2 तो कितना आंसर आना चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास टोटल है, तो हाइब्रिडाइजेशन तो अपन को पता पड़ गया sp3d है। अब 5 में से कितने बॉन्ड पेयर है, तो 4 नहीं तो बॉन्ड बनाया, तो बॉन्ड पेयर इक्वल्स टू 4 आ गए, लोन पेयर इक्वल्स टू 1 आ गया। यहां से अपने को इतनी बात क्लियर है, यस सर क्लियर है। तो सुन मेरी बात, अब 5 है यानी कि इसकी ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होनी चाहिए। तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल मैं यहां बना देता हूं, ये बना दी मैंने ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, बट एक जगह पर क्या आ गया, लोन पेयर, तो कैसी ज्योमेट्री बच गई, ये शेप कैसी हो गई इसकी, सीसो। तो इस तरीके से आप किसी की भी ज्योमेट्री और शेप निकाल सकते हैं। थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया पर आपको सिखा के जाऊंगा, इस बात की पूरी गारंटी है। अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इतना ही था आपको शेप निकालना और ये सब सिखाना था कि कैसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, लोन पेयर का ज्यादा होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, फिर बॉन्ड पेयर लोन पेयर का, नीट में आ चुका है एक बार। अब ये नहीं आया तो ये पूछ सकता है डबल बॉन्ड में ज्यादा रिपल्सन, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, और फिर सिंगल बॉन्ड में, ठीक है। तो यही यहां पे होता है, जब आप एक ही वर्ग में जाते हैं तो कार्बन के पास एक भी लोन पेयर नहीं है, नाइट्रोजन के पास एक, ऑक्सीजन के पास एक, तो जैसे आप यहां से यहां जाते हैं लोन पेयर बढ़ते जाते हैं, रिपल्सन बढ़ता जाता है, तो ये जो बॉन्ड एंगल है उनका एंगल जो है वो कम होता जाएगा। तो सबसे ज्यादा CH4 में होता है 109 डिग्री के करीब, NH3 में 160 डिग्री के करीब होता है, और ऑक्सीजन में 105 डिग्री के करीब हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपना डायपोल मूवमेंट निकालना सीखते हैं गाइस। डायपोल मूवमेंट को म्यू से भी शो करते हैं, कई बार पी से भी शो करते हैं। कैसे निकालेंगे, Q × D से, जो फिजिक्स का फॉर्मूला है, काम का नहीं है। सुनना भाई, डायपोल मूवमेंट मेनली डिपेंड करती है EN पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। दो एटम जो है उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आया यानी कि वो डायपोल बनेगा। तो एक कार्बन एक ऑक्सीजन है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है सर, ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी ओर खींचेगा और ये भी इसको अपनी ओर खींचेगा, तो इसी को डायपोल मूवमेंट कहते हैं। ये जितना खींचेगा उतना ही ये भी खींचेगा, तो आपस में कैंसिल कर देंगे, तो इसका डायपोल मूवमेंट कितना हो जाएगा, 0। इस तरीके से पूछा जाए, जैसे कि BCl3, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, इलेक्ट्रॉन यहां खींचेंगे, ये यहां खींचेंगे, ये यहां खींचेंगे, तीनों ने इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी जगह खींच लिए। अब तीनों ने खींच लिए तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और म्यू यहां भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक बहुत फेमस एग्जांपल है NH3 और NF3 में से किसका ज्यादा होता है, सर यहां फ्लोरीन है, इसकी EN ज्यादा है, इसका म्यू ज्यादा होगा, नहीं गधे, देख नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में किसकी EN ज्यादा है, नाइट्रोजन की, तो ये इस और तीनों को खींचेगा, और लोन पेयर हमेशा ऊपर की ओर खींचता है, ये बात ध्यान रखना। वही यहां किसकी ज्यादा है, फ्लोरीन की, तो ये देखो, और लोन पेयर हमेशा ऊपर खींचेगा। यहां सभी एक ही डायरेक्शन में,
तो म्यू ऐड हो रहा है, म्यू ऐड हो रहा है, और यहां ये ऊपर है ये नीचे है, तो म्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हमेशा NH3 का जो है, NH3 का डायपोल मोमेंट NF3 से बहुत ज्यादा होता है। ये फेमस क्वेश्चन है नीट का, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EN, आप जानते ही होंगे, पीरियड में यहां से यहां जाने पर EN बढ़ रही है तो म्यू भी बढ़ेगा। और एक बहुत फेमस एग्जांपल आपके NCERT में दे रखा है कि H2O से H2O2 की ज्यादा होती है, यहां भी वही एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव वाला माजरा है, ठीक है। अब जीरो किसकी है और नहीं है वो कैसे पता पड़ेगा? तो अगर कोई एटम है जिसके पार्श्व परमाणु या फिर बाहर वाले जितने भी एटम है वो सारे सेम है, अगर सारे सेम है तो उनकी बॉन्ड एंगल जो है वो इक्वल होता है, और अगर कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो वहां हमेशा म्यू जीरो होगा। जैसे कि BCl3, कोई तीनों तीन सेम है और ना ही कोई लोन पेयर है, तो ये बोरोन 3 क्लोरीन को जोड़ दीजिए और तीनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, म्यू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट आखिरी कंसेप्ट की ओर चलते हैं, वो है अपनी MOT, फिर अपना चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। कुछ छोटी मोटी चीजें है जो छोड़ दी है, ठीक है, तो वो आप खुद से पढ़ लेना, पर जो जो काम की चीजें वो सारी अपन ने कवर की है। MOT देखना क्या होता है भाई, MOT ने ये समझाया था कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिट रहते हैं वो मिलकर कैसे, सॉरी जो परमाणु होते हैं वो कैसे मिलकर अणु बनाते हैं, यानी कि जो एटम होते हैं वो मिलकर कैसे मॉलिक्यूल बनाते हैं वो बताया था। तो इसने बोला था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिट के जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 भागों में डिवाइड होते हैं, एंटी बॉन्डिंग में और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट में। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट जिसको ABMO भी कहते हैं, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट जिसको BMO भी कहते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले की एनर्जी ज्यादा होगी बट स्टेबिलिटी कम होगी। कैसे समझना भाई, O2 में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन मिलकर बनाया है, ठीक है। एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, 1s2 2s2 2p4। अब ये मिलकर कैसे अणु का निर्माण करते हैं ये MOT ने समझाया था। तो एक ऑक्सीजन इस साइड है, एक ऑक्सीजन इस साइड है, जो कि क्या है, इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिट है। अब वहां से इसने एंटी बॉन्डिंग कक्षक बनाए और बॉन्डिंग कक्षक बनाए, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो इसने कैसे पढ़े 1 2 3 4। अब देखो 2 इसके पास 2 इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। अब यहां आपको समझ में आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं। तो पहले 1 2 3 4 5 6 फिर 7 8, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये चार्ट जो है वो MOT में दे रखा था, आपको ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बाद वालों में ये P कक्षक जो होते हैं वो अंदर आते हैं, ठीक है। पाई कक्षक जो होते हैं वो अंदर आता है, और नाइट्रोजन और उससे पहले वालों में ये अंदर आएगा, ये 2 वाला बाहर आएगा। इतनी बात ध्यान रखना। देखो ऑक्सीजन भारी आदमी है, भारी क्यों है कि उसका अंदर का मामला मजबूत है, तो अंदर का मामला मजबूत करने के लिए अंदर दोनों के 2 2 रखना, बाकी इसको उल्टा करना है, ठीक है। बाकी आप जानते हैं NCERT में आपको बना रखा है। मेन है इसमें बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, तो बॉन्ड ऑर्डर का NCERT फॉर्मूला देती है कि BMO के इलेक्ट्रॉन माइनस ABMO के इलेक्ट्रॉन अपन 2 करना है, यानी कि इसमें टोटल गिनो, BMO के इलेक्ट्रॉन मतलब नीचे वाले कोष के इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन माइनस ABMO के इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 ओपन 6 ओपन 2 आंसर। तो सर हमें सब में ऐसा डायग्राम बनाना पड़ेगा? नहीं, आपके सुधांशु भैया ने आपको ट्रिक दिया, सुनिएगा। आपको कोई भी मॉलिक्यूल दिया जाए, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, तो उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल लेना। अगर वो टोटल इलेक्ट्रॉन 14 के बराबर है तो आपको उसका बॉन्ड ऑर्डर हमेशा 3 हो गया, ध्यान रखना है। जैसे कि नाइट्रोजन में कितने 7 + 7 14 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर हमेशा 3 हो गया, ध्यान रखना है। अब 14 से 13 हो गए तो 2.5, 12 हो गए तो 2, 11 हो गए तो 1.5, 10 हो गए तो 1। जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है 1.5 बॉन्ड ऑर्डर कम करते जाना है। बढ़ रहा है तो बढ़ाना है क्या सर? नहीं, 3 से ज्यादा कभी पॉसिबल नहीं है, तो भी आपको कम करना है। 15 में 2.5, तो इस ट्रिक को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है वो बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी और बॉन्ड की लेंथ उतनी ही कम होगी। कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मैं बोल दूं O2 माइनस 2 और O2+, इन चारों को आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के ऑर्डर में जमाइए, कुछ नहीं करना है। ऑक्सीजन 2 मतलब 16 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2, सीधा याद रखना है। O2- यानी कि 17 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5। O2-2 18 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। O2+ यानी कि 15 इलेक्ट्रॉन, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, भाई 2.5। तो ये सबसे मजबूत आदमी है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी O2+ की होगी, फिर किसकी होगी, फिर होगी O2 की, फिर होगी O2- की, और फिर होगी O2-2 की। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का भी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड लेंथ के बारे में जमाने का भी। तो इस तरीके से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। बाकी आज की इस क्लास में इतना ही।
जितने भी केमिकल बॉन्डिंग के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे आपको समझा दिया है। हर साल एक सवाल हाइब्रिडाइजेशन से पूछते हैं, आप कोई भी कंपाउंड हाइब्रिडाइजेशन मेरी ट्रिक से निकाल सकते हैं। एक ज्योमेट्री या शेप से पूछते हैं, कोई भी कंपाउंड आप निकाल सकते हैं। पी पाई डी पाई आप निकाल सकते हैं, लुईस एसिड, लुईस बेस, ऑक्टेट रूल निकाल सकते हैं, एमओटी का कोई भी क्वेश्चन आए आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा के पूरा केमिकल बॉन्डिंग कितने मिनट हुए भाई, 40 मिनट में आपको कवर करवा दिया गया है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ जो शायद डी एंड एफ ब्लॉक है। तो इसके बाद अपन डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। और रात को 10 बजे मैम की क्लास आ रही है, सोनम मैम की बायोलॉजी की, मियोसिस पढ़ाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। 2-3 सवाल आपको मियोसिस से नीट में देखने को मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।